नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। राजनीतिक पार्टियां अभी से जनता से वादे पर वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। लालू यादव ने लोगों से आरजेडी की सरकार बनाने की अपील की और माई बहन योजना को पूरा करने का वादा किया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोतिहारी के कल्याणपुर से आरजेडी विधायक मनोज यादव के पैतृक गांव कोटवा प्रखंड के जमुनिया में कॉमरेड यमुना यादव की पहली पुण्य तिथि पर लालू प्रसाद यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो आरजेडी विधायक मनोज यादव के पिता यमुना यादव ने कई योजनाओं की मांग की थी जिन्हें उन्होंने पूरा किया था। अब कल्याणपुर से आरजेडी विधायक मनोज यादव को फिर से जिताना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनानी है। लालू यादव ने दावा किया कि कोई माई का लाल सरकार बनने से नहीं रोक सकता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की विशेष अदालत में दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी और इसमें किसी साजिश या अपराध का कोई सबूत नहीं मिला। इसके साथ ही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी गई है। इस घटनाक्रम के बाद एक सवाल जो जोर पकड़ रहा है कि क्या भारतीय मीडिया जिसने इस मामले में रिया को निशाना बनाया था उनसे माफी मांगेगा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। इसके बाद यह मामला न सिर्फ जांच एजेंसियों के लिए बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन सुशांत के पिता के सिंह द्वारा रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाए जाने के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। जांच के दौरान रिया को ड्रग्स से जुड़े एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 27 दिन जेल में बिताने पड़े। इस बीच मीडिया ने रिया को खलनायिका के तौर पर पेश किया, बिना सबूतों के उन पर गंभीर आरोप लगाए और उनकी निजी जिंदगी को तार-तार कर दिया। लेकिन अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुशांत की मौत में रिया चक्रवर्ती या किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं थी। और अब जब सच सामने आ गया है तो सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मीडिया अपनी गलती स्वीकार करेगा और रिया से माफी मांगेगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के ऐतिहासिक जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को पुलिस ने जफर अली को हिरासत में लेकर पिछले साल 24 नवंबर को विवादित स्थल के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने जफर अली की गिरफ्तारी की जानकारी साझा की। बता दें कि शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली से एसआईटी पूछताछ कर रही है। एसआईटी की पूछताछ में जफर अली के खिलाफ कई पुख्ता सबूत मिलने की बात सामने आई है। बताया गया है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में भीड़ को भड़काने के सबूत मिले हैं। इस मामले में फर्जी सबूतों को गढ़ा गया। जफर अली को हिंसा के मास्टरमाइंड में से एक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जफर अली को सबसे पहले सर्वे की जानकारी दी गई थी। 19 नवंबर को सर्वे होगा, इसकी जानकारी जफर अली को दी गई और उसके बाद भीड़ जुटी और सर्वे कुछ ही देर हुआ। फिर 24 नवंबर को सर्वे होगा, इसकी जानकारी भी सबसे पहले उन्हें ही दी गई थी और उस दिन भी भीड़ जुटाई गई, जिसके बाद हिंसा हुई। आपको बता दें कि संभल के जामा मस्जिद में दूसरे सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद देश में राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सहित पूरे विपक्ष पर हमलावर है और इसी कड़ी में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने सांसद रामजीलाल की ओर से महान वीर राणा सांगा को गद्दार कहने का समर्थन कर रहे हैं। अमित मालविया ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह सिर्फ राजपूत समाज का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है। महाकुंभ पर भी लगातार की जा रही टिप्पणियां कोई अपवाद नहीं बल्कि सपा की ओछी हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को राज्य की राजनीति के निचले पायदान पर धकेल दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि रामजीलाल सुमन ने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि हर कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा है। बीजेपी के नेता औरंगजेब के बारे में बहस करना चाहते हैं और रामजीलाल सुमन ने भी इतिहास का वो पन्ना पलट दिया जहां कुछ ऐसा लिखा था। हमने 100-200 साल पहले का इतिहास नहीं लिखा। मैं बीजेपी से विनती करता हूं कि वो इतिहास के पन्ने ना पलटे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग ये भी याद रखेंगे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक होने वाला था तो किसी ने नहीं किया था। उनका तिलक हाथ से नहीं किया गया था। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भाजपा इस बात की आज निंदा करेगी? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया तो इसके लिए क्या भाजपा माफी मांगेगी? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के दावे को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में शीर्ष अधिकारी और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी खबरें हैं कि एक आईएएस अधिकारी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं छिपा हुआ है। यह सरकार की तथाकथित जीरो टॉलरेंस नीति पर गंभीर सवाल उठाता है। हालांकि यादव ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका स्पष्ट संदर्भ आईएएस अभिषेक प्रकाश की ओर इशारा कर रहा था, जिन्हें हाल ही में निलंबित कर दिया गया है। प्रकाश इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद पर थे और एक परियोजना को मंजूरी देने के सिलसिले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि शनिवार रात को रूस ने यूक्रेन पर लगभग 150 ड्रोन से हमला किया। इन हमलों के बारे में उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए रूस पर अधिक कड़े प्रतिबंधों की मांग की। जेलेंस्की ने लिखा कि बीती रात रूस ने यूक्रेन पर करीब 150 ड्रोन से हमला किया। इस हमले में कीव में 3 लोगों की जान गई है, जिनमें एक पिता और उनकी 5 साल की बेटी शामिल है। हमले में अब तक एक बच्चे समेत 10 लोग घायल हुए हैं। हमलों के कारण ज़पोरिजिया में भी 3 लोगों की मौत हुई। इनमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। जेलेंस्की का कहना है कि रूस की तरफ से हमले रोजाना की बात हो गई है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते यूक्रेन पर रूस ने 1580 से अधिक गाइडेड बम, लगभग 1100 ड्रोन और 15 मिसाइलें दागी हैं। इसलिए रूसी आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंधों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। हर उस रास्ते को बंद करना होगा जिनके जरिए रूस इन प्रतिबंधों के असर से बच सकता है। उस पर और अधिक दबाव बनाने और इन हमलों के साथ युद्ध को रोकने के लिए नए फैसले लेने की जरूरत है। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज 23 मार्च रविवार को समापन हो गया है। ऐसे में आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 दिवसीय सभा में निकले निष्कर्षों को मीडिया के साथ साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी सवालों के भी जवाब दिए जो देश में वर्तमान में सबसे बड़े मुद्दों से जुड़े हुए थे। दत्तात्रेय होसबोले ने इस दौरान औरंगजेब से लेकर मुस्लिम आरक्षण और बीजेपी अध्यक्ष तक के मुद्दों पर आरएसएस का रुख जानने के लिए पूछे गए सवालों का जवाब दिया। औरंगजेब पर जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। औरंगजेब के बारे में दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया गया। उसका कुछ मकसद है ना। गंगा जमुनी संस्कृति की बात करने वालों ने औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को कभी आदर्श नहीं बनाया। इसलिए मुद्दा ये है कि भारत में यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति के साथ जो लोग रहे हैं उनको आदर्श बनाना है या उन्हें जो भारत के खिलाफ चले। होसबोले का कहना है कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था। अंग्रेजों के पहले जो आक्रांता थे उनके खिलाफ भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। उन्होंने कहा कि इसमें विदेशी, स्वदेशी या धर्म की बात नहीं है। महाराणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। इसीलिए आक्रमणकारी मानसिकता के लोग आज भी अगर हैं तो वो देश के लिए खतरा हैं। हमें किसके साथ अपने देश के इतिहास को जोड़ना है वो सोचना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने आगे भाजपा अध्यक्ष को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि बीजेपी अध्यक्ष के लिए हमें कोई प्रचारक बीजेपी में भेजने की मंशा नहीं है। सभी संगठन स्वतंत्र हैं और अपनी प्रक्रिया के तहत अपने अध्यक्ष चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें हमसे पूछकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मुस्लिमों के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर भी यह नहीं चाहते थे। अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो वह बाबा साहेब की मंशा के खिलाफ काम कर रही है। एक बार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री
सुशील कुमार शिंदे ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू नहीं होने दिया। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर अपनी राय दी है। उनका मानना है कि इस गठबंधन को सार्वजनिक तौर पर एकजुट दिखना चाहिए, न कि बिखरा हुआ, जैसा कि वह अब तक दिखाई देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन में शामिल दलों को एकजुट नीति, वैचारिक ढांचे और भविष्य के कार्यक्रम की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन के लिए एक औपचारिक ढांचे की वकालत की। उनका कहना था कि इस गठबंधन को एक सुसंगत नीति, वैचारिक ढांचा और एक स्पष्ट कार्यक्रम होना चाहिए। इसके बिना वह प्रभावी ढंग से अपनी राजनीतिक दिशा तय नहीं कर सकते। सिब्बल ने ये भी कहा कि गठबंधन के विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जरूरत है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में इंडिया के सहयोगी दलों के बीच मतभेद सामने आए थे। सिब्बल के अनुसार इन मतभेदों को दूर करना और गठबंधन को एकजुट रखना बेहद जरूरी है, ताकि आगामी चुनावों में इसका प्रभावी असर दिखे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विचारों की एकरूपता की जरूरत पर बल दिया और कहा कि बिना एक स्पष्ट ढांचे के ये गठबंधन अपनी ताकत को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाएगा। कांग्रेस ने रविवार को वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान पर हमला करार दिया और आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून भाजपा के सामाजिक सद्भाव के सदियों पुराने बंधनों को नुकसान पहुंचाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि यह भाजपा के दुष्प्रचार और पूर्वाग्रह पैदा करके अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करने के प्रयासों का भी हिस्सा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 गंभीर रूप से दोषपूर्ण है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। दिया कुमारी ने पत्रकारों से कहा कि जिस तरह से संसद में उन्होंने कहा, उनके शब्द बहुत ही गलत थे। उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। राणा सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से विपक्ष बिना सही रिसर्च और जानकारी के महाराणा प्रताप और राणा सांगा के बारे में टिप्पणियां करता है, ये बेहद ही गलत है। मातृभूमि के लिए उन्होंने इतने युद्ध लड़े और उनके बारे में ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को संसद से बाहर निकालने की मांग की है। आपको बता दें कि वीएचपी की यह मांग रामजी सुमन के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने शुक्रवार 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। सपा सांसद ने कहा था कि भाजपा वाले कहते रहते हैं कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? भारत में बाबर को राणा सांगा लाया ताकि इब्राहिम लोदी को हरा सके। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर की आलोचना करते हो तो राणा सांगा की क्यों नहीं? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.